नमस्ते। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की काफी चर्चित और हाँ कुछ हद तक विवादास्पद किताब शक्ति के 48 नियम पर आधारित कुछ स्रोतों की थोड़ी गहराई में बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास कुछ YouTube वीडियो के अंश हैं जो इस किताब का हिंदी सार या समरी देते हैं। हाँ, और देखिए हमारा मकसद इन नियमों के पीछे जो सोच है, जो रणनीतियां हैं और जो इंसानी फितरत की बातें हैं, उनको समझना है, जैसा कि इन वीडियोस में बताया गया है। बिल्कुल। और ये साफ करना जरूरी है, हम यहाँ इन नियमों की वकालत नहीं कर रहे या उनकी आलोचना भी नहीं। बस जो जानकारी है उसे समझने की कोशिश है। सही बात है, क्योंकि ये नियम अक्सर ना ताकत, असर और हमारे बर्ताव से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखाते हैं जो शायद थोड़ी कह सकते हैं असहज हों। तो कोशिश यही रहेगी कि इन थोड़ी मुश्किल लगने वाली बातों को श्रोताओं के लिए आसान बनाया जाए, ताकि वो अपने आसपास ये जो पावर डायनामिक्स है, शक्ति का खेल है, उसे बेहतर पहचान सके। अच्छा, ये शुरू करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो धारणा और प्रतिष्ठा, मतलब परसेप्शन और रेप्यूटेशन, उसके इर्द गिर्द है। हाँ, और पहला ही नियम थोड़ा चौंकाता है। अपने स्वामी से कभी आगे ना निकलें। मतलब अपने बॉस या सीनियर को हमेशा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर है। ये तो अपनी काबिलियत छिपाने जैसा हुआ ना। स्रोत क्या कहते हैं इस पर? ये दिलचस्प है। स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे ना एक असुरक्षा का मनोविज्ञान है। अच्छा। हाँ, जब कोई जूनियर ज्यादा चमकने लगता है, ज्यादा काबिलियत दिखाता है, तो सीनियर को थोड़ा खतरा महसूस होता है अपनी पोजीशन को लेके। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फोकेट का दिया गया है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। कि राजा लुई 14वें के लिए एक ऐसी जबरदस्त पार्टी रखी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। कि राजा को अपनी ही शान फीकी लगने लगी। नतीजा, फोकेट को जेल में डाल दिया गया। ओहो, तो रणनीति ये नहीं कि काबिल मत बनो, बल्कि ये कि अपनी काबिलियत का ढिंडोरा मत पीटो, बॉस को क्रेडिट दो। हाँ, कुछ वैसा ही। बॉस को हमेशा ज्यादा समझदार, ज्यादा प्रतिभाशाली महसूस कराना है। स्रोत कहते हैं सीधी चापलूसी शायद पकड़ में आ जाए। अच्छा। तो अप्रत्यक्ष तरीका बेहतर है। जैसे उनसे सलाह मांग ली, भले ही आपको जवाब पता हो। या आपने किसी अच्छे आइडिया का क्रेडिट थोड़ा उनको दे दिया। समझ रही हूँ। इससे उन्हें लगता है कि आप उन पर निर्भर है। बिल्कुल। और आप उनके अनुभव का सम्मान करते हैं। तो ये पूरा खेल ही धारणा बनाने का है। हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे जान देकर बचाए। स्रोतों में से शक्ति की मुद्रा कहा गया है। बिल्कुल सही। प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन, ये वो इमेज है जो दूसरों के मन में आपके लिए है, और यही तय करती है कि लोग आपसे कैसे पेश आएंगे। हाँ। इन वीडियोस में इस पर बहुत जोर है कि इसे बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इसे बचाए रखना है। एक बार अगर दाग लग गया तो उसे धोना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपके दुश्मन आपकी इमेज खराब करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। और अगर कोई ध्यान ही ना दे रहा हो तो? नियम 6 कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। ये थोड़ा अजीब है, मतलब नेगेटिव ध्यान भी चलेगा, अनदेखे जाने से बेहतर। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर स्रोतों का तर्क ये है कि दुनिया अक्सर बाहरी दिखावे पर जाती है। अच्छा। जो चीज नजर नहीं आती, उसकी कोई कीमत नहीं समझी जाती। मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो का उदाहरण दिया गया है। हाँ, पिकासो। वो चाहते थे कि लोग उन्हें कभी भूले ना, इसलिए वो कभी बहुत शानदार पेंटिंग बनाते, तो कभी जानबूझकर ऐसी जो लोगों को एकदम चौंका दे या शायद बुरी लगे। मकसद बस चर्चा में बने रहना था। बिल्कुल। उनका मानना था, भाई किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है, भीड़ में गुम हो जाना वो शक्तिहीनता है। तो मतलब अपनी एक अलग पहचान बनाना जरूरी है, भीड़ से हटकर दिखना। एकदम, अपनी एक इमेज गढ़ना। और स्रोत ये भी बताते हैं, अगर मौके कम हैं तो किसी मशहूर हस्ती पर निशाना साध कर भी सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे 16वीं सदी के लेखक थे पिएट्रो एरेटिनो। उन्होंने पोप के प्यारे हाथी का मजाक उड़ाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तरीके विवादास्पद हैं, पर ध्यान खींचने में कामयाब रहे। बाप रे। खैर, इसी दिखावे या पेशकश से जुड़ा एक और नियम है, नियम 34। शहंशाह की तरह रहें, राजा जैसा व्यवहार करें, ताकि लोग आपसे राजा जैसा बर्ताव करें। इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस का जिक्र है। हाँ, कोलंबस जब स्पेन के राजा रानी से अपनी समुद्री यात्रा के लिए मदद मांगने गए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी मांगे रखी। वो जानते थे, अगर वो खुद को मामूली दिखाएंगे तो उन्हें मिलेगा भी मामूली। उनका वो आत्मविश्वास, वो शाही अंदाज देखकर ही दरबार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया। तो मतलब आप जैसा खुद को पेश करेंगे,
दुनिया आपको वैसा ही मानेगी। हाँ, ये नियम यही कहता है। आपका आत्मसम्मान, आपका कॉन्फिडेंस, ये दूसरों के व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। दिलचस्प। तो ये थे धारणा और छवि से जुड़े कुछ नियम। अब बात करते हैं संवाद और एक्शन की रणनीतियों पर। नियम 4 कहता है, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। कम बोलने में कैसी शक्ति? स्रोतों के अनुसार जब आप कम बोलते हैं ना, तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, लोग आपकी कही बातों पर ज्यादा गौर करते हैं, उनके गहरे मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। आप थोड़े रहस्यमयी लगते हैं और नियंत्रण में दिखते हैं। और ज्यादा बोलने से? ज्यादा बोलने से आप साधारण लगते हैं और गलती करने का या कोई ऐसी बात कह देने का खतरा बढ़ जाता है जिसका आपको बाद में अफसोस हो। इसका कोई उदाहरण है स्रोतों में? एंडी वॉरहॉल का नाम शायद। हाँ बिल्कुल, मशहूर आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल। वो इंटरव्यू में बहुत कम बोलते थे और गोलमोल जवाब देते थे। अपनी कला के बारे में कभी कुछ समझाते नहीं थे। सारा विश्लेषण दर्शकों और आलोचकों पर छोड़ देते थे। नतीजा, लोग उनके और उनकी कला के बारे में और ज्यादा बातें करते और उनकी पेंटिंग्स की कीमत बढ़ती जाती। उनका कम बोलना उनके रहस्य को, उनके आकर्षण को बढ़ाता था। और ज्यादा बोलने के खतरे का भी कोई उदाहरण था? वो रूस के जार और विद्रोही वाला किस्सा। हाँ, निकोलस प्रथम और विद्रोही रेलियेव। रेलियेव को फांसी दी जा रही थी, रस्सी टूट गई, वो बच गया। हाँ। उस जमाने के रिवाज के हिसाब से उसे शायद माफी मिल जाती, लेकिन वो बचकर चिल्ला पड़ा, देखा, ये रूसी लोग एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकते। ओहो। ये बात जार तक पहुंच गई। अगले दिन उसे फिर से फांसी दे दी गई। उसके वो चंद शब्द उसकी मौत का कारण बन गए। एक बार शब्द मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल, यानी शब्दों से ज्यादा असरदार काम होते हैं। यही नियम 9 कहता है ना, तर्कों से नहीं अपने कामों से जीते। बहस में जीतने से बेहतर है करके दिखाना। सही कहा। बहस से आप किसी को शायद थोड़ी देर के लिए चुप करा दें, लेकिन आप मन में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके काम वो ठोस सबूत होते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट सर क्रिस्टोफर रेन का किस्सा है। हाँ, बताइए। वेस्टमिंस्टर के मेयर ने उनके बनाए टाउन हॉल के डिजाइन पर शक किया। कहा कि पहली मंजिल को सहारा देने के लिए 2 और खंबे लगाओ। अच्छा। रेन जानते थे कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, पर उन्होंने बहस नहीं की, खंबे लगा दिए। मेयर खुश हो गया। सालों बाद जब मरम्मत हुई तब पता चला कि वो खंबे छत तक पहुंचते ही नहीं थे, बस थोड़े से ऊपर जाकर खत्म हो जाते थे। अरे वाह, मतलब बिना बहस किए अपना काम भी साबित कर दिया और मेयर को भी संतुष्ट रखा। बिल्कुल, काम असरदार होते हैं। और शब्द शायद छिपाने के लिए ज्यादा काम आते हैं। जैसे नियम 3 कहता है, अपने इरादे छुपाएं। हाँ, ये एक और रणनीतिक चाल है, क्योंकि लोग अक्सर उसी पर यकीन करते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। मतलब स्रोतों के मुताबिक आप जानबूझकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, कोई गलत लक्ष्य बताकर या बहुत ज्यादा खुलकर और ईमानदारी का दिखावा करके। अच्छा, ईमानदारी का दिखावा करके। हाँ, आप अपनी तथाकथित इच्छाओं के बारे में खूब बातें करें, जबकि आपका असली मकसद कुछ और ही हो। इससे आप भरोसेमंद लगते हैं, जबकि आप अपने असली पत्ते छिपाए रखते हैं। क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं शक्तिशाली लोगों के? स्रोत बताते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना अपने असली इरादे छिपाने में माहिर थे। इसे भेड़ की खाल में भेड़िया वाली रणनीति भी कहा गया है। ऊपर से सरल दिखो, अंदर से चालाक रहो, ताकि कोई आपकी अगली चाल का अंदाजा न लगा सके। बिल्कुल। ये रणनीतियां रिश्तों पर कैसे लागू होती हैं? अगला सेक्शन इसी पर है, रिश्तों और निर्भरता का प्रबंधन। और नियम 2 तो दोस्ती की नींव पर ही सवाल उठा देता है। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये थोड़ा कठोर नहीं है? ये सुनने में कठोर जरूर लगता है, पर स्रोतों का तर्क ये है कि दोस्तों में ईर्ष्या बहुत आसानी से आ सकती है। आपकी सफलता उन्हें अपनी नाकामी का एहसास दिला सकती है और वो अनजाने में या जानबूझकर भी आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन दुश्मन? इसके उलट, अगर आप किसी पुराने दुश्मन को अपनी तरफ मिला लेते हैं तो वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। अच्छा। वो आपसे एहसान की उम्मीद नहीं रखता और आपकी थोड़ी सी मेहरबानी से भी खुश हो जाता है। इसका कोई उदाहरण है जो इस क्रूरता को दिखाता हो? हाँ, इटली के शासक सेसारे बोर्जिया का जिक्र आता है। उनका एक बहुत वफादार और कह सकते हैं क्रूर सिपाही था, रेमियोरो दियोर्को। उसने बोर्जिया के लिए कई मुश्किल काम किए, लेकिन जैसे ही बोर्जिया का मकसद पूरा हुआ और उसे लगा कि डियोर्को की क्रूरता अब नुकसानदेह हो सकती है, उसने उसे सरेआम मरवा दिया। बाप रे।
ये दिखाता है कि सत्ता के खेल में रिश्ते कितने अस्थिर हो सकते हैं और एक व्यवहारिक दूरी बनाए रखना जरूरी समझा जाता है। रिश्तों के प्रबंधन का एक और पहलू है नियम 11। लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखें, यानी अपनी जरूरत बनाए रखना। बिल्कुल। अगर लोग आप पर निर्भर हैं तो उन्हें आपसे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। ये निर्भरता आपकी किसी खास स्किल, जानकारी या किसी संसाधन की वजह से हो सकती है। आपको खुद को एक तरह से अनिवार्य बनाना होता है। जैसे वो बिस्मार्क वाला उदाहरण। हाँ, जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने प्रशिया के कमजोर राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को अपनी सलाह और काबिलियत पर इस कदर निर्भर बना दिया कि राजा उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर पाते थे। अच्छा। यहाँ तक कि राजा की मौत के बाद भी नए राजा के लिए वो जरूरी बने रहे। जब तक लोग आप पर निर्भर हैं, आप सुरक्षित हैं। आपकी शक्ति बनी रहती है। हाँ, और आपकी शक्ति तब चरम पर होती है जब लोग आपकी खुशी के लिए काम करें, वो भी अपनी मर्जी से। और अगर हमें दूसरों से मदद चाहिए हो तो नियम 13 कहता है, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, दया या कृतज्ञता की नहीं। ये भी काफी व्यवहारिक नजरिया लगता है। हाँ, क्योंकि स्रोत मानते हैं कि लोग मूल रूप से अपने फायदे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होते हैं। किसी की दया की दुहाई देना या पिछले एहसानों का वास्ता देना, इससे बात शायद ही बने। और ये आपको कमजोर भी दिखाता है। सबसे कारगर तरीका है ये समझना कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसका अपना फायदा किसमें है, और फिर अपनी मदद को उसके फायदे से जोड़कर पेश करना। बिल्कुल। इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण था, वो चंगेज खान वाला? हाँ, चंगेज खान के सलाहकार येलो चुत्साई का। जब मंगोलों ने चीन पर कब्जा किया तो चंगेज खान पूरे उत्तरी चीन को तबाह करके चारागाह बनाना चाहता था। अच्छा। चुत्साई ने खान को समझाया कि चीन को बर्बाद करने से ज्यादा फायदा उसे जिंदा रखने में है। अगर वो चीनियों को खेती करने देंगे तो मंगोलों को भारी टैक्स मिलेगा। तो खान मान गया? हाँ, ये सुनकर चंगेज खान मान गया। चुत्साई ने दया की अपील नहीं की, बल्कि खान के स्वार्थ यानी खजाने की अपील की, और वो कामयाब रहे। रिश्तों को लेकर एक और नियम है जो थोड़ा परेशान कर सकता है। नियम 10, संक्रमण, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। क्या ये सहानुभूति के खिलाफ नहीं जाता? ये नियम असल में भावनात्मक और मानसिक संक्रमण की बात करता है। मतलब? स्रोत कहते हैं कि कुछ लोग लगातार दुर्भाग्य का शिकार इसलिए नहीं होते कि उनकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि उनके काम और सोच ही ऐसे होते हैं जो मुसीबत को न्योता देते हैं। ऐसे लोगों की जो नेगेटिविटी है, उनकी समस्याएं हैं, वो संक्रामक हो सकती हैं और आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद कर सकती हैं। तो उनसे दूरी बनाने की सलाह है? हाँ, सलाह दी जाती है कि ऐसे संक्रामक लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपना समय और ऊर्जा सकारात्मक, सफल लोगों के साथ लगाएं। फ्रांसीसी क्रांति के दौर के नेता थे काउंट मिराबो। हाँ, उनका जिक्र है। वो जानबूझकर उन लोगों से दूर रहते थे जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते थे। वो मानते थे कि ऐसे लोगों की मदद करना डूबते जहाज को बचाने जैसा है। उन्होंने हमेशा शक्तिशाली और सकारात्मक सोच वाले सहयोगी चुने। समझ गए। तो ये थे रिश्तों के प्रबंधन से जुड़े कुछ नियम। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अनुकूलनशीलता और लंबी अवधि की रणनीति। नियम 29 है, अंत तक पूरी योजना बनाएं। हाँ, क्योंकि अंत ही मायने रखता है। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग बस आज में जीते हैं, आगे क्या हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचते। वो परिस्थितियों की शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग शुरू से अंत तक की योजना बनाते हैं, हर संभावित मुश्किल, हर मोड़ का अंदाजा लगा लेते हैं, वो किस्मत के भरोसे नहीं रहते। उन्हें पता होता है कि कब क्या करना है। हाँ, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। ये दूरदर्शिता उन्हें दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। ऐसा लगता है जैसे वो भविष्य देख सकते हों। लेकिन जीत जाने के बाद रुकना भी जरूरी है। नियम 47 कहता है, लक्ष्य से आगे न जाएं। जीत में जाने कब रुकना है। जीत का पल खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि जीत अक्सर अहंकार लाती है, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। हाँ, जोश में होश खो देना। बिल्कुल। इस जोश में लोग अपनी मूल योजना भूल जाते हैं और जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से वो जितने दुश्मन हराते नहीं, उससे ज्यादा नए बना लेते हैं। सफलता को कभी सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। इसका भी कोई उदाहरण था? मैसेडोनिया के राजा फिलिप का, सिकंदर के पिता। वो अपने जीतने वाले सेनापतियों को जानबूझकर छोटे या कम महत्वपूर्ण पद देते थे। क्यों? ताकि वो भविष्य में ज्यादा शक्तिशाली होकर उनके लिए खतरा न बन जाए। लक्ष्य हासिल होते ही रुक जाना और अपनी रणनीति पर टिके रहना, ये बहुत अहम है। और सबसे आखिर में नियम 48,
निराकार बने, इसका क्या मतलब है? पानी की तरह बनना। बिल्कुल। पानी का कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता, वो जिस बर्तन में डालो वैसा ही रोप ले लेता है। लेकिन वही पानी चट्टान को भी काट सकता है। निराकार होने का मतलब है लचीला होना, बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढाल लेना। अगर आप कठोर हैं, एक ही धर्रे पर चलते हैं, तो दुश्मन आसानी से आपकी चाल समझ लेगा और आप पर हमला कर देगा। लेकिन अगर आप पानी की तरह हैं, लगातार बदलते रहते हैं, तो आप अप्रत्याशित बने रहते हैं। आप पर काबू पाना मुश्किल होता है। इसका कोई उदाहरण? रोमन देवता मरकरी यानी बुध का जिक्र है, जिन्हें संदेशवाहक माना जाता था और वो अपना रूप बदल सकते थे। उनकी यही क्षमता उन्हें पकड़ से बाहर रखती थी। निराकार होने की शक्ति आपको न सिर्फ हमलों से बचाती है, बल्कि आपको नए मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार भी करती है। स्रोत कहते हैं कि अतीत से, खासकर उस अतीत से जो दूसरों ने आप पर थोपा है, कोई मोह न रखें। हमेशा बदलने को तैयार रहें। तो हमने रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम पर आधारित इन स्रोतों से कुछ मुख्य रणनीतियों और विचारों को समझा। धारणा का खेल, सोच समझकर बोलना और काम करना, रिश्तों को सावधानी से निभाना और हाँ, हालात के मुताबिक ढल जाना, ये कुछ अहम बातें निकल कर आईं। हाँ, और ये नियम हमें दिखाते हैं कि शक्ति हासिल करने और बनाए रखने के तरीके कितने जटिल और कई बार नैतिक रूप से संदिग्ध भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये इंसानी फितरत के उन पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जिनके बारे में हम शायद सोचना पसंद न करें, जैसे ईर्ष्या, असुरक्षा, स्वार्थ और नियंत्रण की इच्छा। जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा मकसद इन विचारों को समझना था, न कि उनका प्रचार करना। सही कहा। ये नियम निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करते हैं। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है, शक्ति के इन तौर तरीकों को जानना, चाहे खुद इस्तेमाल करने के लिए हो या दूसरों के इस्तेमाल से बचने के लिए, हमारे रिश्तों पर, हमारे कामकाज पर कैसा असर डाल सकता है। ये एक अच्छा सवाल है। इन दोनों के बीच एक संतुलन साधना ही असली कला है। मतलब ये जानना कि कब कौन सी रणनीति अपनानी है और कब नहीं। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।